तुम तो कुछ मत करना, अपने अब तक 2025 तक जितने भी एग्जाम हो रखे हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व करने, तुम्हारा बेड़ा पार है। दिशा नाम की बुक आती है ना, उसके अंदर 1991 से लेके 2025 तक जितनी परीक्षाएं हो रखी हैं उन सबके एग्जाम के आए हुए प्रश्न सोल्व कर लेना, वापस से वही रिपीट होते हैं। 2018 के अंदर कोई राजस्थान हिस्ट्री के अंदर सभ्यता का कालीबंगा कहां स्थित है, वो 2018 की, 16 की, 19 की कोई पटवार की एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन होगा, वापस से अपने 21-22 की एग्जाम के अंदर रिपीट हो गया क्वेश्चन। और रिपीट ही होते हैं यार प्रश्न, को ये थोड़ी बना के लाएगा कालीबंगा में पंडित कौन था, ऐसे प्रश्न तो नहीं बनेंगे ना। कालीबंगा कहाँ स्थित है, कौन सी नदी के किनारे स्थित है, उत्खनन किसने किया था, साक्ष्य क्या प्राप्त होते हैं, इसे राजधानी किसकी कहा जाता है, प्रश्न वही बनते हैं। जब तुम सोल्व करोगे तुम्हें पता लग जाएगा। और राजस्थान इतिहास में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है ये डाउट मेरे पे छोड़ दो, अभी मैं क्लियर कर दूंगा कि भाई इतिहास के अंदर ये टॉपिक वो है जो तुम्हें पढ़ने ही है और ये टॉपिक वो है जो तुम्हें छोड़ने ही है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है ना, तुम्हारे क्वेश्चन भी आ रखे थे कि भाई सर राजस्थान इतिहास में क्या छोड़े क्या पढ़े, तो कोई दिक्कत नहीं है, सर बैठे हैं। भाई तुमने फीस इसलिए दी है ना कि सर हमारे प्रश्नों का जवाब दो, तो देंगे यार जवाब। अच्छा, तो तुम्हारा क्वेश्चन है कि सर राजस्थान इतिहास में क्या छोड़े और क्या पढ़े। राजस्थान इतिहास की बात जब आती है तुम्हारे मन में आता है सर क्या तो पढ़े, पहला सवाल है तुम्हारा क्या पढ़े और दूसरा सवाल है तुम्हारा क्या छोड़े, है ना। दूसरा सवाल है तुम्हारा क्या पढ़े और क्या छोड़े। जब तुम्हारे सामने बर्फी रखी है, रसगुल्ले रखे हैं, पनीर रखी है, आलू मटर की सब्जी रखी है, तब मैं तुमसे पूछूं क्या खाओगे और क्या छोड़ोगे गुरुजी ये खाने के साथ थोड़ी समझौता होता है, मैं तो पनीर भी खाऊंगा, मैं तो रसगुल्ला भी खाऊंगा, मैं तो बर्फी भी खाऊंगा, मैं तो आलू मटर की सब्जी भी खाऊंगा। तो वही सेम अपने हैं। जब तुम्हारे सामने इतिहास भी आएगा, भूगोल भी आएगा, राजनीति भी आएगी, रीजनिंग भी आएगी, मैथ भी आएगी, हिंदी भी आएगी, इंग्लिश भी आएगी, तब तुम ये सोचते हो कि क्या पढ़े और क्या छोड़े। और अच्छी बात है, देखो ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे आज तक सवाल नहीं आया, इतिहास के अंदर कुछ भाग ऐसे भी है जिनसे आज तक सवाल नहीं पूछा, तो कोई बात नहीं। जब राजस्थान इतिहास में पढ़ाता हूं तो मैंने पहले दिन कहा था कि इतिहास को 3 भागों में बांट रखा है, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, एंशियंट राजस्थान, मॉडर्न राजस्थान, मिडिवल राजस्थान। देखो वापिस मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, एक अपने दे रखा है प्राचीन राजस्थान, एक अपने कौन सा दे रखा है भाई, एक अपने दे रखा है अपने प्राचीन राजस्थान। वापिस ध्यान देना, राजस्थान इतिहास को 3 भागों में बांट रखा है, प्राचीन राजस्थान, आधुनिक राजस्थान, एक अपने मध्यकाल का राजस्थान। और दूसरा जो पार्ट दे रखा है वो दे रखा है अपने मध्यकाल, और तीसरा जो पार्ट दे रखा है वो दे रखा है अपने आधुनिक काल। तीसरा पार्ट कौन सा दे रखा है अपने आधुनिक काल। अब थोड़ी सी बात सुनना, जब मैं प्राचीन राजस्थान की बात करता हूं तो प्राचीन राजस्थान ये वो पार्ट है जहां से हर एग्जाम के अंदर कोई ना कोई सवाल बनता है। और फिर ध्यान देना, प्राचीन राजस्थान केवल और केवल 15 से 20 पन्नों का है। प्राचीन राजस्थान कितने पेज का है भाई, 15 से 20 पेज का है। इसको याद करने में कितने दिन लगेंगे, 1 दिन लगेगा। प्राचीन राजस्थान को याद करने में ज्यादा कुछ नहीं लगता, 1 दिन लगेगा। और प्राचीन राजस्थान से हर एग्जाम के अंदर कोई ना कोई प्रश्न जरूर बनता है। प्रश्न ऐसे बन जाएगा कि भाई आहार सभ्यता कहां स्थित है, बैराट सभ्यता कहां स्थित है, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। तो प्रश्न बनते हैं, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन बनते हैं, वो प्रश्न आपको पता रहना चाहिए। मैंने फिर कहा कि आप जब दिशा नाम की बुक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व करोगे, आपको क्वेश्चन पूछने का आरपीएससी और आरएसएसबी का एल्गोरिथम पता लग जाएगा कि गुरुजी हाँ ऐसे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न बन रहे हैं। जब तुम आरएस के क्वेश्चन सोल्व करोगे आपको पता लगेगा कि गुरुजी अब आरपीएससी का रूल चेंज हो गया, अब वो ऑब्जेक्टिव नहीं, अब वो स्टेटमेंट प्रश्न पूछने लग गई। तो सीधी सी बात है, हमको एग्जामिनर के एग्जाम में प्रश्न बनाने का नियम तब समझ आता है जब हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं। तो प्राचीन राजस्थान 15 से 20 पेज का है, याद करने में 1 दिन लगेगा। यहां से प्रश्न आ जाते हैं 2 से 3। और यहां से क्या पढ़ना है, केवल आपको सभ्यताएं पढ़नी है, केवल आपको सभ्यताएं पढ़नी है। गुरुजी सभ्यताओं में कौन कौन सभ्यता इंपोर्टेंट है आपके सिलेबस में, आहाड़, बैराट, गणेश्वर, कालीबंगा। वापस ध्यान देना कौन कौन सी सभ्यता ऐड कर रखी है भैया अपने, एक सभ्यता दे रखी है अपने आहाड़, एक कौन सी अपने आहाड़, एक है अपने बैराठ, एक है अपने गणेश्वर, और एक है अपने कालीबंगा। एक कौन सी है भैया अपने कालीबंगा। ये वो सभ्यताएं हैं जो तो आपके सिलेबस में ऐड है, ये आपको पढ़नी पड़नी। वापस आपको बता रहा हूं, प्राचीन राजस्थान 15 से 20 पेज का है, याद करने में 1 दिन लगेगा। 2 से 3 क्वेश्चन यहां से हर एग्जाम के अंदर पूछते हैं। और प्राचीन राजस्थान में क्या पढ़ना है, सबसे पहले सभ्यताएं पढ़नी है। वापस बता रहा हूं, पढ़ना सब कुछ है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये पढ़ लो एग्जाम पास हो जाएगी। मैं कोई वो यूट्यूब की तरह एक्टिंग नहीं कर रहा कि भाई
इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, 2 घंटे में सीईटी पास। आते हैं ना यूट्यूब पे ऐसे ऐड कि भाई 2 घंटे में सीईटी पास। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा, मैं बस ये कह रहा हूं कि सभ्यताओं में से तुम आहार सभ्यता देख लेना, बैराट पढ़ लो, गणेश्वर पढ़ लो, कालीबंगा पढ़ लो। ये तो वो मैटर है जो आपको पढ़ना ही पढ़ना, यहां से हर एग्जाम के अंदर सवाल बनते ही बनते हैं। अगला जो पार्ट आता है वो है आधुनिक काल का। अगला पार्ट कौन सा आता है अपने पास में? आधुनिक काल। तो देखो भाई, आधुनिक काल के अंदर आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो बात भी हम लोग बता देते हैं। आधुनिक काल में आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। देखो, जब आधुनिक काल की बात आती है तो 70 से 80 पन्नों का पूरा आधुनिक काल है। राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं। इंडिया के लिए क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना, वो आपको मोहन सर बताएंगे। ठीक है, तो आधुनिक काल की मैं अगर बात करूं तो आधुनिक काल के अंदर आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। 70 से 80 पेज का, 70 से 80 पेज का अपने आधुनिक राजस्थान है। और जब आधुनिक राजस्थान 70 से 80 पेज का, यहां से प्रश्न बनते हैं 5 से 6। कितने प्रश्न बनेंगे? 5 से 6 प्रश्न बनेंगे। इसका मतलब है कि गुरुजी आपने बताया प्राचीन राजस्थान, जो कि 15 से 20 पन्नों का, याद करने में केवल हमको 1 दिन लगेगा, वहां से 2 से 3 प्रश्नों का हमको कंटेंट मिल जाएगा। अगला मैंने आपको बताया आधुनिक काल। तो आधुनिक काल की बात सुनना, 70 से 80 पन्नों का है, 5 से 6 पेज आएंगे। और कौन कौन से टॉपिक है भाई दुन्ना, थोड़ा ध्यान से सुनना इसको ना, कि आधुनिक काल के अंदर पहला टॉपिक आता है आपका 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति। एक टॉपिक आपके दे रखा है किसान आंदोलन। एक टॉपिक कौन सा दे रखा है आपके? किसान आंदोलन। एक टॉपिक आपके दे रखा है जनजातीय आंदोलन। एक टॉपिक कौन सा दे रखा है आपके? एक टॉपिक दे रखा है जनजातीय आंदोलन। एक टॉपिक दे रखा है आपके प्रजामंडल। एक टॉपिक कौन सा दे रखा है आपके? प्रजामंडल। एक टॉपिक दे रखा है आपके एकीकरण। एक टॉपिक कौन सा दे रखा है? एकीकरण। एक टॉपिक आपके दे रखा है कि भाई अपने स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी वाला टॉपिक आपके दे रखा है। एक टॉपिक दे रखा है राजनीतिक संगठन। एक टॉपिक कौन सा दे रखा है अभी अपने? राजनीतिक संगठन। और अंतिम जो टॉपिक है वो अपने समाचार पत्र। वो कौन सा दे रखा है अभी? समाचार पत्र। ये तो वो टॉपिक है आधुनिक काल के जहां से प्रश्न बनते ही बनते हैं। 1857 क्रांति से कोई ना कोई एक प्रश्न बनेगा ही बनेगा। किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन में से किसान आंदोलन वाला टॉपिक है, वहां से कोई ना कोई प्रश्न बन के जरूर आता है। अच्छा, प्रजामंडल। प्रजामंडल वाले में से करौली प्रजामंडल का हर बार सवाल पूछता है, तो एक तो प्रजामंडल से कोई ना कोई 1-2 सवाल जरूर बनते हैं। एक अपने एकीकरण। एकीकरण का तो आप चाहे आरएस का ले लो, आरएस की कोई भी एग्जाम होती है ना, उस हर प्री की एग्जाम के अंदर एकीकरण से कोई ना कोई प्रश्न जरूर बनता है। तो आधुनिक इतिहास के अंदर अपने एकीकरण वाला टॉपिक तो आपको याद होना चाहिए। 7 चरण आपको याद होने चाहिए। ठीक है, एक एक बात याद कर लेना, यहां से कोई ना कोई प्रश्न जरूर बनता है। एक स्वतंत्रता सेनानी, यहां से मैं कह नहीं सकता, लेकिन राजनीतिक संगठन से कोई ना कोई प्रश्न जरूर बनता है। समाचार पत्रों से तो प्रश्न बनता ही बनता है। 100 बात की एक बात है, सबसे पहले आपको जब एग्जाम नजदीक हो तो आधुनिक राजस्थान इतिहास का जब आप रिवीजन करो, एक बार एकीकरण वाला टॉपिक देख लेना। एक बार अपने एकीकरण वाला टॉपिक देख लेना। दूसरा मैं बताऊं तो क्रांति वाला देख लेना, और एक अपने समाचार पत्र संगठन। ये जो 3-4 टॉपिक मैंने आपको बताए, ये वो टॉपिक है जहां से प्रश्न बनते ही बनते हैं भाई, है ना। और पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन जो ज्यादा फोकस करना है एग्जाम के पास, एग्जाम जैसी आपके नजदीक आती है, एक बार एकीकरण, क्रांति, संगठन और समाचार पत्र, ये थोड़ा सा पढ़ लेना। और इन सारे टॉपिकों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर निकाल लेना। मैं गहरा मूल मंत्र बताऊं आपको, इसको पढ़ो। ये क्या लिख रखा है मैंने? दिशा। बार बार इसको बोलता हूं मैं। ये दिशा नाम की जो किताब है ना, आपको बहुत सही दिशा देगी। एक अपने गहरा मूल मंत्र जो हर किसी को पता नहीं होता, सफलता का मूल मंत्र है, नौकरी लगने का मूल मंत्र है। दिशा नाम की बुक को पूरी को सोल्व कर देना, नौकरी पक्की है। बहुत अच्छा गहरा बताया मैंने भाई। मैं वही बातें बताऊंगा जो आपके हित में हो। मैं ऐसी बातें क्यों बताऊं जो आपके हित में ना हो। हम इसलिए चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन ज्यादा हो। आपका सिलेक्शन ज्यादा होगा, बच्चे पढ़ने ज्यादा आएंगे, बच्चे ज्यादा पढ़ने आएंगे, कोचिंग के पास फीस आएगी, फीस आएगी तो हमारी सैलरी बढ़ेगी। तो हम तो यही चाहते हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन ज्यादा हो, तुम्हारी भीड़ आए, फीस आए वगैरह सारी चीजें। हर रिश्ते के पीछे, हर बात के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। तो प्राचीन राजस्थान के अंदर क्या पढ़ना है, सभ्यता वाला टॉपिक मैंने आपको बता दिया। आधुनिक राजस्थान में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो बातें मैंने आपको बता दी। अब बात आती है गुरुजी मिडिवल राजस्थान की, है ना, कि मध्यकाल के अंदर क्या पढ़े और क्या छोड़े। मध्यकाल की बात आती है अपने,
कि गुरुजी इस मध्यकाल के अंदर क्या तो पढ़े क्या छोड़े। पहली बात तो मध्यकाल के अंदर गुहिल वंश है, राठौड़ वंश है, कछवाहा वंश है, चौहान वंश है, परमार वंश है, प्रतिहार वंश है। कौन कौन से वंश है? एक आपके दे रखा है गुहिल वंश, एक कौन सा वंश दे रखा है? गुहिल वंश। एक दे रखा है राठौड़ वंश, एक कौन सा वंश दे रखा है? राठौड़ वंश। एक दे रखा है आपके कछवाहा वंश, एक दे रखा है आपके चौहान वंश। एक कौन सा वंश दे रखा है भाई? आपके चौहान वंश। एक दे रखा है आपके परमार वंश, और एक दे रखा है आपके प्रतिहार वंश। देखो भाई, मिडिवल राजस्थान मैं धाप के आपको लिखाऊं तो 200 पन्नों का है, 200 पेज में तो तुम्हारा मिडिवल राजस्थान कंप्लीट होता है। तो पहली बात, मिडिवल राजस्थान के अंदर क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है? गुहिल वंश से, एक गुहिल वंश हो गया, एक चौहान वंश हो गया, एक कछवाहा वंश हो गया। ये 3 वंश आप पढ़ लेना थोड़ा ठीक से, क्योंकि गुहिल वंश महाराणा प्रताप से, राणा कुंभा से, राणा सांगा से, राणा राज सिंह से, क्योंकि गुहिल वंश के अंदर एक तो स्थापत्य कला का विकास बहुत अच्छा हुआ था, युद्ध कूप सारे अपने, और गुहिल वंश थोड़ा बड़ा भी है, कम से कम 50 पेज का तो अपने गुहिल वंश ही है। तो ये थोड़ा सा आप पढ़ लेना। उसके बाद कछवाहा वंश आता है, यहाँ से अपने ठीक ठाक सवाल बन जाते हैं हर एग्जाम के अंदर। अच्छा गुरुजी आप ये कैसे कह रहे हो कि क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व किए, तो मुझे पता है कि अब तक के 20 साल के परीक्षाओं के इतिहास में किन टॉपिकों से ज्यादा सवाल पूछे हैं और किन टॉपिकों से कम सवाल पूछे गए हैं। तो जिन टॉपिकों से सवाल अधिक पूछे वो सारे के सारे टॉपिक मैंने आपको बता दिए, क्या पढ़ना और क्या छोड़ना। लेकिन मिडिवल का तो आप मेरी बात मानना तो याद नहीं कर पाओगे, लेकिन मध्यकाल जो राजस्थान इतिहास है अपना, उसके एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लेना, उससे पार पड़ जाएगी। तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? अब चले आगे। इतना सारी बातें मैंने आपको बता दी। देखो वापिस बताऊं तो दिशा नाम की किताब है, 100 बात की है, पिछले जो वर्ष हैं, पिछले वर्षों के जो प्रश्न पत्र है वो सारे आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, अगली बात मैंने क्या बताई कि भाई सभ्यता वाला जो टॉपिक है, सभ्यता है मैंने आपको सारी बता दी, और एक 1857 की क्रांति आपको लिखनी है ना, क्रांति आपको पूरी पढ़नी है। और एकीकरण वाला टॉपिक है ये आपको पूरा पढ़ना है। एक अपने समाचार पत्र वाला टॉपिक है, ये थोड़ा सा पूरा देख लेना। और मध्यकाल के अंदर कुछ बातें मैंने आपको बताई दी। अब कोई आपका सवाल हो तो बता दो भाई। तो चलें अपन आगे। चलो तब आगे जो क्या पढ़ रहे थे हम लोग, कारण पढ़ेंगे अब। ठीक है,